पदस्थ सैनिक मनोज वर्मा का गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। जवान का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर भोपाल से अरनिया कला सड़क मार्ग से लाया गया। पूरे रास्ते में देशभक्ति के गीत एवं सैनिक के सम्मान में जयकारे लग रहे थे। पार्थिव शरीर की एक झलक पाने की लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, शहीद मनोज अमर रहे जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जवान मनोज का अंतिम संस्कार गृहग्राम अरनिया कला के शमशान घाट में सैनिक सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्यों हम सैनिकों के साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव करते हैं? क्या हमारा यहाँ का नौजवान जो सेना में था, जो शहीद हुआ, इसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? क्यों विशेष विमान की व्यवस्था उसके परिजनों के लिए नहीं? सिर्फ बातें करने के लिए मेरा आग्रह है सरकार से, संवेदनाओं से सोचे कि एक परिवार जो अपने बच्चे को सेना में भेजता है और उसके लिए जीवन भर अपना तैयार करता है, उसको देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के लिए, और सरकार अगर अलग अलग सैनिकों के बीच में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरा आग्रह मुख्यमंत्री जी से कि इस पे विचार करें और जितने सैनिक हैं सबको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में एक नौकरी दी जाए, उनको जो आर्थिक संबल है वो आर्थिक दिया जाए, और हर व्यक्ति आर्थिक भी नहीं चाहता है कि सम्मान मिले। शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में जीएसटी के नहीं बढ़ने के निर्णय को लेकर आज इंदौर के कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए जश्न मनाया। इस दौरान रिटेल कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि पिछले एक माह से कपड़ा एसोसिएशन द्वारा लगातार कई प्रकार के इस जीएसटी टैक्स का विरोध किया जा रहा था। वहीं अक्षय जैन ने इस दौरान सांसद शंकर लालवानी का भी धन्यवाद दिया। भारत सरकार के प्रति अपनी भावनाएं रखते रहे, हमको ऐसा लगा था कल तक, लेकिन आज हमारी सुनवाई हुई। हम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री अमित शाह जी के प्रति, जिनके सब प्रयासों में हमारे अपने सांसद, इंदौर के लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने पहले सांसद थे जिन्होंने हमारी दर्द को लोकसभा में उठाया और कहीं न कहीं वो असर कर गई। हम माननीय सांसद शंकर लालवानी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। व्यापारियों की एकता आज जो पूरे भारत में उठ के दिखी, जिसकी जीत हुई है, जीएसटी स्थगित हुई है, आगे भी इसको कंटिन्यू करे सरकार, ये हमारी अभी भी मांग है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। यस सर, गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्यारसपुर बीएमओ अब्बास जैदी के द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन सौंपते हुए 3 व्यक्तियों के नामजद एफआईआर और मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा गया। बीएमओ का कहना है कि कुछ समय पूर्व एक अखबार में झूठी खबर प्रकाशित की गई थी और आरटीआई के नियमानुसार जानकारी लिए बगैर सीधे आरोप लगाया गया। इसलिए बीएमओ ने आवेदन सौंपते हुए थाना प्रभारी को कार्रवाई की मांग की है।
देखिए, इनको क्या है, सूचना के अधिकारों का नियम मालूम नहीं है और कुछ तो भी ये लोग झूठी खबर छपवा देते हैं पेपर में। तो उसके लिए हमने थाने में आवेदन भी दिया इनके खिलाफ में। क्या है, इन लोगों ने 18 तारीख को आवेदन दिया था और 18 तारीख को हमने इनको लेटर दिया है कि आप इसके अंदर रोगी 510 पेज की जानकारी है, 1020 रुपये रोगी कल्याण समिति में जमा करें। उन्होंने आज दिनांक तक रोगी कल्याण समिति में कोई पैसा जमा नहीं करा और पेपर में, न्यूज़पेपर में झूठी खबर निकाला है कि हम उनको गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, जबकि कि उनको पूरी जानकारी देने का लेटर पत्र दे चुके। ना तो उन्होंने पत्र को पढ़ा, ना समझा, ना RTI को जानते हैं वो लोग, और कुछ तो भी झूठी खबर निकाल रहे हैं। तो उसके लिए मानहानि के लिए मैं 50 लाख का उसके वकील से उसको नोटिस भी दिलवा रहा हूँ और अभी एक FIR के लिए मैं कॉपी भी थाने में दे आया हूँ। मध्य प्रदेश के विदिशा में 3 जनवरी से 15 और 18 वर्ष के किशोरियों को भी कोरोना के टीके लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां के लिए एक बैठक की। SDM गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले किशोरों के लिए टीकाकरण करने के साथ साथ उन बच्चों को भी टीकाकरण किया जाएगा जो स्कूल नहीं जाते हैं। उनके निर्देशानुसार 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण कराया जाना है और यह विदिशा जिले में 3 तारीख से हमारे यहाँ प्रारंभ होगा। स्कूल के प्राचार्यों की, DO, BO और सभी वरिष्ठ अध्यापकों की बैठक आज ली गई थी ताकि हम 3 तारीख से सफलतापूर्वक बच्चों को टीकाकरण करवा सके। इस टीकाकरण में न केवल स्कूली बच्चों को टीकाकरण होगा बल्कि 15 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण का कार्य करवा। खबर कोरबा से है, जहां पर जमीन के विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने दिवंगत भाई की पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि जमीन में चल रहे विवाद के चलते बड़े भाई बनवारी ने अपने दिवंगत भाई की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वही हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र ओला और वृष्टि से अपना ऐसा कहर ढाया है कि 50 गांव के हजारों किसानों की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसका जायजा लेने के न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जाने पहुंची। किसानों ने बताया कि ओले की बमबारी लगातार 5 मिनट तक चली, जिससे फसल के साथ साथ कई घरों की छत भी टूट गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को नुकसान की भरपाई करने की गुहार लगाई। के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में और पिछले दिन में जो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के चलते कई एकड़ यहाँ जो जमीन है, फसल है, वो बर्बाद हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ जो फसल लगाया गया था, मक्के की खेती की गई थी, पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के चलते ये सब पूरी जो बर्बाद हुई है, ये बर्बाद हुई है। और यहाँ पे कई किसान है मेरे साथ, उनसे भी जानेंगे आखिर उनके कितनी पैसे लागत लगे हुए थे और कितना इनका पैसा गया। यहाँ पे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान है, इनके खेत है, इनका कितना राशि यहाँ पे लागत लगी हुई थी और कितना इनका बर्बाद हुआ है फसल, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम आपका? प्रेमानंद मंडल। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं 63 नंबर का हूँ। अच्छा, पिछले रात को यहाँ जो प्राकृतिक आपदा हुआ था, इसके चलते आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ बाबू, हम बोल नहीं सकते। कुछ भी नहीं है, घर गया, खेत गया। हमारे यहाँ तो 2.5 एकड़ का खेत है जिसपे 1 लाख से ऊपर लागत लगा, पूरी बर्बाद हो गई सर, पूरी बर्बाद हो गई। आप लोगों का घर का भी नुकसान हुआ था, जो वृष्टि हुआ था उसके चलते आपका घर में भी ओला गिरा था, घर का भी क्या परिस्थिति है वो भी बताएंगे? घर एकदम पूरी तरह बर्बाद हो गया, चांदी जैसा छेदा हो गया। रात भर हम सो नहीं सके सर। तो अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? अभी उसको ट्रिपल से ढक करके कैसे भी करके रह रहे हैं। लगभग आपकी यहाँ पे कितनी जमीन आपने बोया था फसल और कितना नुकसान हुआ? 2.5 एकड़ का खेत है, 1 लाख से ऊपर हमारा लागत गया और हमारा संभावना था कि कम से कम 50,000 रुपया उसमें जो है फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा दूर, 1% के भी उसमें हमारा लागत का मूल्य नहीं निकलेगा। तो और कुल मिला के अगर पूरी गाँव की बात कही जाए तो पूरे गाँव में कितना फसल होंगे और कितना नुकसान हुआ होगा? गाँव में लगभग कोई 70-80 परिवार तो होंगे अनुमान से। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा पूरे गांव में? तो करोड़ों की नुकसान हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा नुकसान हुआ है। तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि हमारे जरूरत के मुताबिक जो क्षतिपूर्ति हुआ उस क्षति को पूर्ति करे, ताकि हम आगे चल करके हमारे बाल बच्चे लेकर के हम अपने बाल बच्चे को परवरिश कर सकते हैं। नहीं तो हम मर जाएंगे। आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा हमारे लिए। क्या यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता वर्ग के लोग यहाँ, प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे थे? प्रशासन के लोग तो आए थे,
और जनप्रतिनिधि बोलने से यह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आए, बाकी बड़े कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आए। क्या यहाँ पे मौके पे विधायक जी पहुंचे थे? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे। मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी आए और हमारी जो दुख दर्द है वो देखे और समझे और हमारे लिए मुआवजा का ऐलान करे। ये थे हमारे साथ किसान और इनका काफी नुकसान हुआ है और इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन की टीम हो यहाँ पे आए और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी। फिलहाल न्यूज़ आज 11 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।